नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है हैदराबाद तेलंगाना से। योजना पहले से तैयार थी। हैदराबाद निवासी स्वाति की मम्मी अंजू दिसारी रामैया काम से लौटकर शाम को घर आई। उसे ये पता नहीं था कि मोंटी घर के अंदर ही छिपा है। स्वाति ने मम्मी के साथ सामान्य व्यवहार किया। दोनों ने खाना बनाकर खाया और अपनी दिनचर्या के अनुसार अंजू और स्वाति सोने के लिए चारपाई पर लेट गई। अंजू थकी हुई थी, जिससे उसे रोजाना की तरह जल्द ही नींद आ गई। मम्मी के गहरी नींद में जाते ही स्वाति ने ताली बजाकर अपने प्रेमी मोंटी कुमार सिंह को संकेत दिया कि मौका है, निकलकर काम तमाम कर दो। मोंटी पहले से ही तैयार था। 20 साल के मोंटी ने गहरी नींद में सोई अंजू पर चाकू से हमला कर दिया और उसके सीने पर कई वार किए। योजना के अनुसार स्वाति ने अपनी मम्मी को कसकर पकड़ रखा था। अंजू की चीख भी ना निकल सकी और कुछ ही देर में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपनी बड़ी बहन निर्मला के लौटने से पहले स्वाति ने प्रेमी मोंटी के साथ मिलकर शव को बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। कमरे की धुलाई सफाई इस तरह कर दी कि ये भी पता न चले कि यहाँ कोई हत्या की गई है। दूसरे दिन जब निर्मला काम से वापस आई तो 1-2 घंटे रुकने के बाद वो फिर से ड्यूटी करने के लिए चली गई। देर शाम जब वो वापस लौटी तो उसने स्वाति से मम्मी के बारे में पूछा। स्वाति ने अपनी बहन को गुमराह करते हुए कहा, मम्मी के फोन पर किसी का फोन आया था, इसके बाद किसी के साथ चली गई है। बड़ी बहन ने स्वाति की बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि अक्सर मम्मी कभी भी किसी का फोन आने पर चली जाया करती थी। दूसरे दिन निर्मला ने मोंटी को घर पर ही स्वाति के साथ देखा तो निर्मला ने चाहकर भी कोई आपत्ति नहीं की। उसने सोचा कि मम्मी आ जाएंगी तो अपने आप जो चाहेगी करेगी। दरअसल स्वाति और उसका प्रेमी शव को ठिकाने लगाने की चिंता में थे। दोनों यही सोच रहे थे कि आखिरकार इस शव का क्या करे क्या ना करे। कहीं पुलिस पकड़ लेगी तो, बहन को पता चल गया तो क्या होगा। इस तरह की बातों में रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। घटना स्थल पर जो भी सबूत थे उन्हें मिटाने के लिए दोनों में लगातार चिंतन चल रहा था। दोनों ने शुरू में शव को बाहर ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन वे इस काम में नाकाम रहे। जब शव सड़ने लगा और उसमें से हल्की बदबू आने लगी तो वे घबरा गए। चौंकाने वाली बात यह है कि कत्ल करने के बाद उन्होंने सबूत मिटाने के लिए हर एक कदम इतने ठंडे दिमाग से उठाया कि यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने पहले शव को पॉलीथीन में लपेटा, फिर बेडरूम के फर्श में ही गड्ढा खोदा और शव को वही दफना दिया। सीमेंट और रेत का इस्तेमाल करके गड्ढे के ऊपर फर्श कर दिया। तीसरे दिन जब निर्मला काम से वापस आई तो कमरे में फर्श देखकर हैरान हुई। निर्मला के पूछने पर स्वाति ने बताया कि चूहों के आतंक की वजह से फर्श की मरम्मत कराई गई है। बात आई गई हो गई। ये जोड़ा कुछ समय तक उसी घर में रहता रहा। सबसे ज्यादा भयानक यह है कि स्वाति अपने प्रेमी के साथ उसी कमरे में रही जिसके फर्श के नीचे उसकी मम्मी का शव दफन था। इसी दौरान स्वाति गर्भवती हो गई तो मोंटी कुमार सिंह ने 8 जनवरी 2026 को उसके साथ यादगिरी गुट्टा मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद वे भारत नगर रिसाला बाजार में एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। तब से ये जोड़ा साथ रह रहा था। लगभग 2 महीने पहले ही स्वाति ने एक बेटे को जन्म दिया। हैरानी की बात यह है कि निर्मला उसी घर में रहती रही जहां उसकी मम्मी का शव दफनाया गया था, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। इसी बीच में एक दिन स्वाति ने बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मम्मी का कोई पता नहीं चला। तब निर्मला ने कहा कि हाँ, उनका पता नहीं चल रहा और उनका फोन भी बंद आ रहा है। तब स्वाति ने कहा, दीदी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मेरे अफेयर पर तो तुम्हें इतनी दिक्कत थी, परेशानी थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मम्मी का भी अफेयर चल रहा था। जैसे पापा का अफेयर चल रहा था तो वे घर छोड़कर चले गए थे। मम्मी का भी अफेयर चल रहा था। देख लेना, वो यहाँ से गायब हो चुकी है, अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है।
इसके बाद फिर वो दोनों बहनें मिलकर अपनी मम्मी को जगह जगह ढूंढती रही। स्वाति तो कुछ ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे अपनी मम्मी को लेकर वो कितनी ज्यादा सजग है, सतर्क है। लेकिन मम्मी अंजू का कहीं कोई सुराग नहीं मिला और ना ही वो वापस लौट कर आई। ऐसे ही करते करते 5 महीने से ज्यादा का समय बीत गया। इसी बीच निर्मला को याद आया कि मम्मी के तो 80,000 रुपए थे, उन्होंने एक चिटफंड कंपनी में जमा किए थे। कंपनी ने जो पासबुक दी थी वो लेकर दोनों बहनें कंपनी पहुंची और कंपनी के कर्मचारियों से वो पैसे दिए जाने की मांग करने लगी। पासबुक देखकर कंपनी के लोगों ने कहा कि ये पैसा तो अंजू ने जमा किया है, इस पैसे को वही निकाल सकती है। तब दोनों बहनें अपनी मम्मी के लापता होने की दास्तान कंपनी के अधिकारियों को सुनाने लगी। वो उनके सामने गिड़गिड़ा के रोने लगी। इससे कंपनी के अधिकारियों का दिल पसीज गया। तब उन्होंने कहा, आपको उनकी एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराना होगा, तब उसके एफआईआर की छाया प्रति लेकर आना। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका पैसा आपको मिल जाए। दोनों बहनें फैसला करके 17 अक्टूबर 2025 को नजदीकी पुलिस स्टेशन गई और मम्मी अंजू दिसारी रमैया की गुम होने की पूरी कहानी बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की दरखास्त की। उन्होंने मम्मी का फोटो जब एसएचओ को दिया तो वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि इतनी सुंदर महिला जरूर किसी के प्रेम प्रसंग में ही घर से भागी होगी। पुलिस ने भी मामला प्रेम प्रसंग का ही समझा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच पड़ताल से पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मार्च 2026 की बात है। एक स्कूटर सवार युवक को हैदराबाद शहर के क्षेत्र जवाहर नगर में लाल बत्ती क्रॉस करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने उससे पूछा, बताओ ये स्कूटर किसका है? उसने बताया कि स्कूटर मेरा ही है। तब पुलिस ने उसी समय स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन चेक किया तो वो अंजू दिसारी रामैया नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड निकला। पुलिस ने उससे पूछा, अंजू कौन है, उससे बात कराओ। अंजू का नाम सुनते ही युवक एकदम से सकपका गया। इसी बीच में घबराते हुए बोला, साहब मैंने इस स्कूटर को अभी हाल फिलहाल में ही खरीदा है। स्कूटर मैंने एक मिलने वाले से ही लिया है। पुलिस वालों को शक हो गया कि ये युवक स्कूटर किसी का चुरा कर लाया है। पुलिस ने कहा, ठीक है, उस मिलने वाले से बात कराओ जिससे ये स्कूटर खरीदा था। आखिरकार स्कूटर बेचने वाले युवक को भी पुलिस के सामने आना पड़ा। उसने बताया कि साहब स्कूटर तो मैंने ही इसे बेचा था। पुलिस ने जब उस युवक की फैमिली के बारे में डिटेल खंगाली तो ना तो उसकी मां का नाम अंजू था और ना ही उसके किसी रिश्तेदार का नाम अंजू था। फिर उससे पूछा कि बताओ ये अंजू कौन है? तब उसने बताया, अंजू उसकी सास का नाम है, उसकी सास का स्कूटर है। जब इस तरह की बात आई तो पुलिस ने कहा कि फिर अपनी सास से बात कराओ। तब वो युवक सकपका गया। उसने कहा कि साहब मैं सास से बात नहीं करा सकता, लेकिन उनकी बेटी से बात करा सकता हूँ। आप चाहो तो उनकी बेटी से बात कर लो। उस युवक ने स्वाति को फोन मिला दिया। पुलिस वाले ने स्वाति से कहा कि स्कूटर किसका है और क्यों बेचा है। स्कूटर का पूरा मामला पुलिस को बता दो। स्वाति पुलिस को इधर उधर के जवाब दे रही थी। पुलिस के डांटने पर उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। पुलिस ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? फिर उसने बताया कि साहब साल 2021 में उसके पिता हमें छोड़कर किसी और महिला के पास चले गए और साल 2025 में मम्मी भी किसी और के साथ हमें छोड़कर चली गई है। पापा ने भी अलग शादी कर ली है। मम्मी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। मैं क्या करूं? कहां से जाकर अपनी मम्मी को लेकर आऊं? हमने तो एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी और पुलिस वालों ने इस मामले में कोई जांच पड़ताल भी नहीं की। पुलिस ने स्कूटर अपने कब्जे में ले लिया। चालान की रसीद स्कूटर चलाने वाले को थमा दी और कहा कि इसे अदालत से छुड़ा लेना। स्कूटर की मालकिन की जांच के लिए इतना काफी नहीं था कि वो भाग गई है। पुलिस ने कहानी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। पुलिस ने स्कूटर के असली मालिक की तलाश शुरू कर दी।
सबसे पहले पुलिस ने 17 अक्टूबर 2025 को लिखी गई गुमशुदगी की रिपोर्ट का अध्ययन किया। पुलिस को इस बात पर शक हुआ कि 12 मई 2025 की लापता औरत की गुमशुदगी 4 महीने बाद यानी 17 अक्टूबर 2025 को क्यों लिखाई गई। पुलिस को जांच में पता चला कि स्वाति नाबालिग है और अपने प्रेमी मोंटी से शादी करके एक बच्चा भी उसने पैदा कर लिया है। अनोखा मामला होने पर अंजू दिसारी रमैया के लापता होने का राज पुलिस को मोंटी और स्वाति के अंदर ही होने का शक हुआ। बात इंस्पेक्टर सायदुल्लू तक पहुंची। उन्होंने स्वयं ही मामले की जांच पड़ताल शुरू की। इंस्पेक्टर सायदुल्लू ने स्वाति और मोंटी से अलग अलग पूछताछ की। दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल किए गए। पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे आखिरकार वे दोनों टूट गए। स्वाति और मोंटी दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर सायदुल्लू ने डीसीपी श्रीधर को पूरे मामले से अवगत कराया, क्योंकि गड्ढे में दबे शव को खोदने के लिए मजिस्ट्रेट की स्वीकृति जरूरी थी। फिर तहसीलदार की मौजूदगी में इंस्पेक्टर सायदुल्लू पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सूचना देकर स्वाति की बड़ी बहन निर्मला को अपने घर पर पहुंचने को कहा, क्योंकि वो घर बंद करके ड्यूटी पर गई हुई थी। निर्मला ने समझा कि उसकी लापता मम्मी शायद पुलिस ने बरामद कर ली है। वो घर पहुंची तो उसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस की कस्टडी में मोंटी और स्वाति भी उसके घर पहुंच गए। निर्मला उन्हें पुलिस कस्टडी में देखकर दंग रह गई। बोली, सर मामला क्या है। पुलिस ने स्वाति की निशानदेही पर कमरे के फर्श की खुदाई शुरू कर दी। जब उस जगह को खोदा गया तो वहां से अंजू दिसारी रमैया का शरीर नहीं बल्कि सिर्फ एक कंकाल मिला। ये सब देखकर निर्मला को पूरा मामला समझाया गया कि इन दोनों ने ही उसकी मम्मी की हत्या करके शव को जमीन में गाड़ दिया था। कंकाल देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। आसपास के लोग भी पुलिस को देखकर वहां आ गए। उन्हें जब इस घटना का पता चला तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। डीसीपी चक्रपाणी और इंस्पेक्टर सायदुल्लू ने डीसीपी श्रीधर के साथ मिलकर नेरीमेड स्थित कमिश्नर कार्यालय में प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को इस केस की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों स्वाति और उसके प्रेमी मोंटी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। मोंटी कुमार सिंह, जो 20 साल का था, उसे अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया और स्वाति को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। दोनों आरोपियों स्वाति और मोंटी से पूछताछ के बाद अंजू के मर्डर से लेकर घर में दफन करने की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। जवाहर नगर में जीएससी डंपिंग यार्ड है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा कचरा निपटाना केंद्र है। इसी जवाहर नगर में अंजू दिसारी रमैया नाम की एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो एक घरेलू कामगार थी और मूल रूप से झारखंड की रहने वाली थी। करीब 20 साल पहले की बात है। झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली अंजू दासनी की उम्र मुश्किल से 19 साल थी। सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और हर समय हंसते रहने वाली अंजू गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। ईश्वर दिसारी रमैया नामक युवक से अंजू के नैन लड़ गए। दोनों में प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। दोनों के परिजनों को भी उनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई। अंजू के फैमिली वाले ईश्वर से शादी करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन अंजू की जिद के सामने वो मजबूर हो गए और दोनों का विवाह कर दिया। ईश्वर का कोई टिकाऊ कारोबार नहीं था। अंजू के फैमिली वालों ने इन दोनों से लगभग वास्ता खत्म कर दिया था। ईश्वर को भी अपने परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम निर्मला रखा। गांव में काम कम था। कभी 2 वक्त की रोटी जुड़ जाती, कभी नहीं। एक रात जब दोनों घर के बाहर बैठे थे तब ईश्वर ने कहा, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। अंजू, लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद में बहुत काम है, चलो वहाँ चलते हैं। अंजू कुछ देर चुप रही। उसने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसने ईश्वर की आंखों में उम्मीद देखी और धीरे से बोली, जहां तुम रहोगे वहीं मेरा घर होगा। कुछ दिनों बाद दोनों एक ट्रेन में बैठकर हैदराबाद के लिए चल पड़े। रास्ता लंबा था,
जेब में बहुत कम पैसे थे और दिल में डर भी। जब वे शहर पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़, शोर और अनजानी भाषा। एक झुग्गी किराए पर ली, काम तलाशना शुरू कर दिया। एक फैक्ट्री में अच्छी मजदूरी का काम मिल गया। दोनों अपने जीवन यापन में जुटे रहे। दिन बीतते रहे। 3 साल बाद दूसरी बेटी स्वाति हुई। ईश्वर और अंजू की शादी के 15 साल किसी सुनहरे सपने जैसे थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अंजू जो कभी ईश्वर की हर छोटी जरूरत का ख्याल रखती थी, अब पूरी तरह मम्मी के किरदार में ढल चुकी थी। उसका दिन बच्चों के स्कूल, उनके होमवर्क और उनकी सेहत के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया था। ईश्वर को अब घर में खुद के लिए वो पुराना कोना नहीं मिलता था। वो काम से थक हार के आता तो अंजू अक्सर बच्चों की बातों में व्यस्त होती। ईश्वर को लगा कि वो अब उस घर में सिर्फ नाम का पति बनकर रह गया है। इसी अकेलेपन और उपेक्षा के बीच ईश्वर के जीवन में एक महिला की एंट्री हुई। वो उसी कारखाने में नौकरी करती थी। उसे अकेलेपन घेरे हुए था। उसे प्यार की तलाश थी। ईश्वर की आंखों में उसे वो सब कुछ दिखाई देता था जिसकी वो कल्पना करती थी। अंजू जहां घर पर ईश्वर को बच्चों की समस्याएं बताती थी, वही प्रेमिका उसकी बातें सुनती थी, उसे सराहती थी। ईश्वर को वो अहमियत वापस मिलने लगी थी जिसकी उसे भूख थी। अंजू इस बात से बेखबर थी कि उसके बच्चों के प्रति समर्पण ने उसके और पति ईश्वर के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी थी जिसे कोई और भर रहा था। खटास बढ़ती गई। छोटी छोटी बातों पर बहस होना अब रोज का हिस्सा बन गई थी। आखिर 5 साल पहले एक शाम ईश्वर डीआर ने अपने बैग पैक किए। फिर वो पत्नी से बोला, अंजू तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इन बच्चों की जरूरत है। मुझे कोई मिल गया है जो मुझे समझता है। इतना सुनते ही अंजू हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसने जिसे अपना संसार मानकर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, वही संसार आज बिखर रहा था। ईश्वर उसे और बच्चों को छोड़कर चला गया। उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और एक नया जीवन शुरू किया। इतना ही नहीं, वो हैदराबाद शहर भी छोड़कर चला गया। अंजू ने खुद को संभाला, बच्चों की परवरिश को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। समय पंख लगाए उड़े जा रहा था। अंजू की 2 बेटियों में एक बेटी बालिग हो चुकी है और दूसरी की उम्र लगभग 15 साल के आसपास हो चुकी थी। बड़ी बेटी निर्मला भी अपनी मम्मी की तरह घरों में चौका बर्तन करने जाने लगी। ये बात है साल 2024 की। छोटी बेटी स्वाति जो पढ़ाई लिखाई करने के साथ घर पर रहती थी। एक दिन की बात है, अंजू अचानक ही काम से वापस लौट कर आ गई। मेन दरवाजा खुला हुआ था। वो घर के अंदर घुसी तो घर के अंदर के कमरे का दरवाजा बंद था। कमरे के अंदर से कुछ अनजानी आवाजें अंजू के कानों में गूंजी तो वो ठिठकी। तभी उसने खिड़की से झांक कर कमरे के अंदर का दृश्य देखा तो उसके होश उड़ गए। छोटी बेटी बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और उसके साथ एक लड़का था, वो भी एकदम नग्न अवस्था में था। वो एकदम से घबरा गई और समझ गई कि ये इतनी कम उम्र में बिगड़ गई है। इससे पहले कि वो लड़का वहां से भागता, अंजू ने बाहर से दरवाजा बंद करने के बाद पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस मौके पर आ गई और उस लड़के को पकड़कर थाने ले गई। उस लड़के ने अपना नाम मोंटी कुमार सिंह बताया, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। पेशे से वो एक ड्राइवर था, जबकि स्वाति की उम्र 15.5 साल की थी। पुलिस ने मोंटी को गिरफ्तार किया और पॉक्सो एक्ट में उसे जेल भेज दिया। अंजू भी स्वाति को समझाती, बड़ी बहन भी उसे समझाती कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, तुम्हें इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। दोनों ने जब स्वाति को समझाने की कोशिश की तो बेटी उस समय शांत हो गई। पुलिस वालों ने भी उसे समझाया कि बेटा ये गलत है, तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो जिससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो और तुम अपनी मम्मी का भी सहारा बन सको। स्वाति हर रोज शहर के सरकारी कन्या विद्यालय जाती थी। स्कूल के रास्ते में एक बड़ी कोठी पड़ती थी, जिसके बाहर सफेद रंग की एक चमचमाती लग्जरी कार खड़ी रहती थी। मोंटी कुमार सिंह उसी कोठी के मालिक का पर्सनल ड्राइवर था।
अक्सर जब स्वाति अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से लौटती तो मोंटी कुमार गाड़ी साफ कर रहा होता था या मालिक के इंतजार में गेट पर खड़ा रहता। दिसंबर 2023 में एक दिन तेज धूप में स्वाति का सिर चकरा गया और वो कोठी के गेट के पास ही लड़खड़ा गई। मोंटी कुमार ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे संभाला और पास की दुकान से ठंडा पानी लाकर दिया। ठीक हो, धूप बहुत तेज है, संभल कर चला करो, मोंटी कुमार ने सादगी से कहा था। स्वाति ने जब उसकी आंखों में हमदर्दी देखी तो उसे लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उसकी फिक्र की है। स्वाति भी सुंदरता में अपनी मम्मी अंजू से कम नहीं थी। लोग तो कहा करते थे कि ये अपनी मम्मी की फोटो कॉपी है। मोंटी कुमार उसकी सुंदरता और पर्सनैलिटी पर फिदा हो गया। दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। स्वाति जब भी उस रास्ते से गुजरती उसकी नजरें अनजाने में उस सफेद गाड़ी और उसे चलाने वाले नौजवान को ढूंढने लगती। मोंटी कुमार भी उसकी राह ताकता रहता। कभी वो उसे चॉकलेट दे देता तो कभी स्कूल की पढ़ाई के बारे में पूछा करता। स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल से थोड़ी दूर एक पुराना बरगद का पेड़ था। मोंटी कुमार अक्सर अपनी ड्यूटी से समय निकालकर वहां खड़ा रहता। वहीं खड़े होकर दोनों घंटों बातें करते। स्वाति उसे अपने घर की स्थिति, पापा का दूसरी शादी करना और मम्मी का चौका बर्तन करना सब कुछ बता देती। स्वाति को लगता था कि मोंटी कुमार ही वो शख्स है जो उसे इस तंग जिंदगी से बाहर निकाल सकता है। मोंटी कुमार के लिए भी स्वाति वो मासूम लड़की थी जिसे वो दुनिया की मुश्किलों से बचाना चाहता था। धीरे धीरे ये मासूम प्यार मस्ती और लापरवाही में बदलने लगा। स्वाति को लगा कि जब मम्मी और बड़ी बहन काम पर चली जाती तो प्रेमी से मिलने के लिए घर से सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। उसने मोंटी कुमार को घर बुलाना शुरू कर दिया। मोंटी कुमार भी जो शुरू में सिर्फ सहारा देना चाहता था, स्वाति के आकर्षण और सूने घर की आजादी में बहक गया। स्वाति के छोटे से घर में उसे वो सुकून मिलता था जो उसे अपनी नौकरी की भागदौड़ में नहीं मिलता था। अक्टूबर 2024 में एक दिन मोंटी को घर पर ही अंजू ने स्वाति के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इस घटना के बाद अंजू की तहरीर पर जवाहर नगर पुलिस ने मोंटी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मोंटी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लगभग 50 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद भी दोनों का रिश्ता जारी रहा। इसके बाद जनवरी 2025 में मोंटी और स्वाति को उसके ही मकान में अंजू ने फिर से आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अंजू ने फिर से मोंटी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि स्वाति अभी भी नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करके मोंटी को फिर से जेल भेज दिया। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद मोंटी फिर मौका देखकर स्वाति से मिला। दोनों ही दुनिया से बेखबर एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोनों साथ साथ जीवन व्यतीत करने की कस्में खा चुके थे। लेकिन स्वाति की मम्मी अंजू इसमें बार बार पुलिस कार्रवाई करके एक गंभीर बाधक बन गई थी। दोनों ने बड़ी सावधानी से मुलाकातें जारी रखी। स्वाति अपनी मम्मी को अपने प्यार की बाधा समझने लगी थी। फिर उसने प्रेमी मोंटी कुमार सिंह के साथ मिलकर मम्मी को ही रास्ते से हटाने की खतरनाक योजना बना डाली। 25 मई 2025 को इस योजना पर अमल कर दिया और मम्मी अंजू की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों से पूछताछ पूरी करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से मोंटी को तो जेल भेज दिया गया था और स्वाति को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।